सूरज ढलते ही गांव की गलियां मिट्टी के दियों की रोशनी से चमक उठती थी। पप्पू स्कूल के पास वाली चौपाल पर बैठा था, जहां गांव वाले गप्पे मार रहे थे। पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब अफवाह थी। रात को एक औरत की मधुर आवाज सुनाई देती थी, जो गलियों में गूंजती थी, जैसे कोई चुटकी बजा रही हो। लोग उसे चंचल स्त्री बुलाते थे, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर डर कम और मजा ज्यादा लगता था। पप्पू को ये सब बकवास लगता था। अरे रानी, ये चिट्ठी संभाल के रख, नहीं तो रात में वो चंचल स्त्री ले जाएगी। गांव वाले बस हर बार कोई नई कहानी गढ़ लेते हैं। शायद कोई बिल्ली चुटकी बजा रही होगी। ओहो पप्पू भाई, तू तो बड़ा बहादुर बन रहा है। बबलू कह रहा था कि उसने कल रात गांव के पुराने नीम के पेड़ के पास वो आवाज सुनी। बोला वो साड़ी में थी और चुटकी बजा रही थी, जैसे कोई नाचने की तैयारी कर रही हो। अब तू रात को चिट्ठियां बांटने जाएगा तो अपनी साइकिल संभाल के रखना, कहीं वो तुझे अपने साथ नचाने ना बुला ले। अरे पप्पू, तूने सुना? वो चंचल स्त्री रात को चिट्ठियां चुराती है। तूने अपनी डाकिया की टोपी संभाल के रखी कि नहीं? कहीं वो उसे पहनकर चुटकी न बजाने लगे। पप्पू भाई, रानी दीदी, छोटे लाल भाई, सुनो, मैंने कल रात उसे देखा। वो चंचल स्त्री थी, नीम के पेड़ के पास खड़ी थी। उसने मुझे देखा, चुटकी बजाई और फिर हवा में गायब। मैं तो डर के मारे भागा, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई नाटक मंडली का अभ्यास कर रही हो। हाँ बल्लू, पिछले हफ्ते तूने कहा था कि तालाब में भूत नाच रहा था और वो बस मेंढक था। अब ये चंचल स्त्री कौन है? शायद कोई नाचने वाली चोरनी है। पप्पू भाई, मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी साड़ी चमक रही थी और वो चुटकी बजा रही थी। कमला काकी से पूछो, वो सब जानती हैं। बबलू तू डर गया और अब हमें डराने वाला है। ठीक है पप्पू, तू आज रात गोविंद के साथ गश्त पर जा, देखे तेरा डाकिया वाला जोश कितना चलता है। अगली सुबह पप्पू रानी और छोटी लाल कमला काकी की झोपड़ी गए। काकी अपनी चारपाई पर बैठी थी, पास में ही एक दिया जल रहा था। काकी, ये चंचल स्त्री की बात क्या है? बल्लू कह रहा था कि उसने नीम के पेड़ के पास किसी औरत को चुटकी बजाते देखा। आप तो गांव की पुरानी बातें जानती हैं, कुछ बताओ ना। पप्पू तो डाकिया है, लेकिन भूत प्रेत की बातों से डरता है ना? सुन, कई साल पहले गांव में एक औरत थी, सावनी। वो नाचने गाने की शौकीन थी, लेकिन उसका मंगेतर उसे धोखा देकर भाग गया। लोग कहते हैं वो रात को नीम के पेड़ के पास चुटकी बजाती थी, जैसे नाच की ताल दे रही हो। फिर एक रात वो गायब हो गई। अब उसकी आत्मा भटकती है और जो सुनता है उसे उसकी चुटकी ही सुनाई देती है। कहा कि ये सावनी भूतनी था या नाटक मंडली की कोई अभिनेत्री। शायद वो चुटकी बजाकर पुरुषों को डराती थी। हाँ काकी, अगर ये चंचल स्त्री है तो पप्पू को पक्का पसंद आएगी। तू अपनी डाकिया की थैली छुपा ले, कहीं वो उसे ही न चुराकर चुटकी बजाने लगे। रानी, छोटे लाल, तुम दोनों मजाक बंद करो। ये सच है या कोई गांव में मजाक कर रहा है? और अगर ये भूतनी है तो उससे कैसे बचें? पप्पू डरपोक मत बन। अगर तुझे वो साया दिखे तो एक मिट्टी या दिया जलाकर नीम के पेड़ के पास रख दे। अगर वो सामने की आत्मा है तो वो तुझसे बातें करेगी, लेकिन सावधान, अगर वो नाराज हुई तो तू खतरे में पड़ सकता है। ठीक है काकी, मैं आज रात ही नीम के पेड़
पेड़ के पास जाऊंगा। रानी छोटेलाल तुम भी चलोगे, और हाँ, गोविंद को भी बुलाऊंगा। वो चौकीदार है, कुछ तो हिम्मत दिखाएगा। रात के 11 बजे थे। पप्पू, रानी, छोटीलाल और गोविंद उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। बबलू भी चुपके से पीछे पीछे आ गया। पप्पू ने एक मिट्टी का दिया जलाया और पेड़ के नीचे रख दिया। काकी ने कहा था, दिया जलाओ, चंचल स्त्री शांत हो जाएगी। लेकिन मुझे तो लगता है ये सब बनी बनाई कहानी है। अरे चंचल स्त्री, अगर तू है तो सामने आ। तभी नीम के पेड़ के पास से एक हल्की चुटकी की आवाज आई। सब रुक गए। पप्पू का दिया कांपते हाथों में थरथराने लगा। पप्पू, ये वही चुटकी है। तू दिया संभाल और कुछ कर। रानी चुप रहे। ये चंचल स्त्री सामने आ, मैं तुझसे डरता नहीं। दिए की रोशनी में एक साया दिखी जो नीम के पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो साड़ी में थी और उसकी चुटकी की आवाज गूंज रही थी। पप्पू, तू डाकिया है और रात को मुझसे मिलने आ गया। तेरा दिया अच्छा है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं। अरे ये तो चंचल स्त्री है, तू संभाल, मैं तो चला। गोविंद, तू चौकीदार है और भाग रहा है। अरे साया, तू कौन है? बता, नहीं तो मैं तुझे अपनी नाटक मंडली में जबरदस्ती डाल दूंगी। मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, गांव के बाहर की मधु हूँ। रात को यहाँ आती हूँ ताकि नीम के पेड़ की पूजा करूँ। लेकिन एक बात है। मधु, तू भूतनी नहीं, फिर तू रात को चुटकी क्यों बजा रही है? और मेरा नाम तुझे कैसे पता? पप्पू, तेरा नाम तो पूरे गांव में मशहूर है। मैं चुटकी बजाती हूँ ताकि किसी से मुझे डर ना लगे। लेकिन मैंने सुना है कोई नीम के पेड़ के पास रात को कुछ अजीब काम कर रहा है। मैंने कुछ लोगों को नीम के पेड़ के पास रात को कुछ बात करते सुना। वो कुछ छुपाने की बात कर रहे थे। मैं डर के मारे चुटकी बजाती थी ताकि वो मुझे ना देखें। तुम कमला काकी से पूछो, वो सब जानती है। अगली सुबह पप्पू, रानी, छोटीलाल और गोविंद कमला काकी के पास गए। मधु की बात ने उनके मन में सवाल उठा दिए थे। काकी, मधु ने कहा कि कोई नीम के पेड़ के पास कुछ अजीब काम कर रहा है। आप कुछ जानती हैं? पप्पू, मधु ने ठीक कहा। मैंने सुना गांव के बाहर एक आदमी रात को नीम के पेड़ के पास आता है। वो कुछ पुराने गहने छिपाता है। शायद वो गांव के पुराने जमींदार का बेटा है जो अपने बाप का पुराना सामान ढूंढ रहा है। काकी, पहले चंचल स्त्री, अब पुराने गहने। ये गांव तो नाटक मंडली से कम नहीं। पप्पू, तू अपनी साइकिल ले जा, शायद वो आदमी डरकर गहने छोड़ दे। हाँ, और मैं अपनी उस तरह ले आऊंगा। शायद उस आदमी को गहने के साथ हेयर कट चाहिए। अप्पू, तू आज रात फिर नीम के पेड़ के पास जा। रानी, छोटेलाल, ये मजाक की बात नहीं, हमें उस आदमी को पकड़ना होगा। अगली रात पप्पू, रानी, छोटीलाल और गोविंद फिर से नीम के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। इस बार बबलू भी साथ था, लेकिन वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। डर के मारे कांप रहा था। पप्पू ने फिर से एक मिट्टी का दिया जलाया और पेड़ के नीचे रख दिया। गोविंद, तू अपनी लाठी संभाल। अगर वो आदमी आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। तभी नीम के पेड़ के पास से कुछ खटपट की आवाज आई। सबके कान खड़े हो गए। पप्पू ने दिए की रोशनी में देखा, एक छाया पेड़ के पास झुककर कुछ खोद रहा था। उसने काले रंग का कुर्ता पहना था और सिर पर टोपी था। कौन है वहां? सामने आ, नहीं तो गोविंद की लाठी पड़ेगी। अरे अरे,
उनको मैं बस यहाँ कुछ अरे अरे उनको मैं बस यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे ये तो रामू काका का बेटा श्याम है। श्याम, तू रात को यहाँ क्या खोद रहा है? गहने या चंचल स्त्री से मिलने आया है? नहीं रानी पप्पू, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं अपने पिता के पुराने सामान की तलाश में हूँ। मेरे पिताजी ने बताया था कि उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे कुछ पुराने सिक्के और गहने छुपाए थे जो हमारे परिवार के थे। मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ। अरे श्याम, तू गहने ढूंढ रहा है और हम सोच रहे थे कि तू चंचल स्त्री का साथी है, लेकिन तूने रात को ही खोदना क्यों चुना? इनमें नहीं मिलते गहने। मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले मुझे देखें, कोई गलत समझे। और हाँ, मैंने मधु को चुटकी बजाते देखा था। मुझे लगा शायद वो भी मेरे गहनों की तलाश में है। तो ये चंचल स्त्री की कहानी तूने ही उड़ाई थी। मधु तो बस डर के मारे चुटकी बजा रही थी और तू गहने खोद रहा था। गांव वालों ने तो इसे भूतनी बना दिया। अरे मैं तो कहता हूँ ये पूरा गांव कोई नाटक मंडली से कम नहीं। श्याम, तूने हमें डराया और मधु ने चुटकी बजाकर मजा लिया। पप्पू भाई, तो कोई भूतनी नहीं थी। मैं तो रात रात भर डरता रहा। श्याम भैया, तूने गहने खोजे तो कुछ हमें भी दे दे। सब हंसने लगे। श्याम ने बताया कि उसे कुछ पुराने सिक्के मिले थे, लेकिन कोई बड़े गहने नहीं। उसने वादा किया कि अगर कुछ और मिला तो वो उसे गांव के मंदिर में दान कर देगा। मधु भी वहां पहुंच गई और सबको देखकर हंसने लगी। मैं तो बस नीम के पेड़ की पूजा करने आती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे चंचल स्त्री बना दिया। अब रात को चुटकी नहीं बजाऊंगी, वादा करती हूँ। मधु, तू चुटकी बजाना मत छोड़। हमारी नाटक मंडली में तेरा स्वागत है। और श्याम, तू अगली बार गहने खोजने दिन में आया कर, नहीं तो गोविंद की लाठी तुझ पर चलेगी। अगली सुबह गांव की चौपाल पर सारी बात फैल गई। कमला काकी अपनी चारपाई पर बैठकर हंस रही थी। पप्पू, तूने तो चंचल स्त्री का राज खोल दिया, लेकिन गांव में ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। अगली बार कोई नई भूतनी आएगी तो मुझे पहले बता देना। ताकि अगली बार मैं चंचल स्त्री को चिट्ठी लिखकर बुलाऊंगा और दिया भी जलाऊंगा। गांव में दिए फिर से जलने लगे और चंचल स्त्री की कहानी अब एक मजेदार किस्सा बन गई। नीम का पेड़ अभी भी खड़ा था, लेकिन अब उसकी छाया में डर नहीं, हंसी गूंजती।